Today we are going to start new head of income in income tax classes for BCom semester 3. In the previous lectures we have completed capital gain, and now here we are here to start a new head, income from house property. It is second head of total income of an individual after income from salaries. So let us start the new chapter, that is income from house property. सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को जानना होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी? तो हाउस प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड्स अपॉर्चुनेट देयर टू. हाउस प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी बिल्डिंग से है या कोई भी ऐसा ज़मीन जो उस बिल्डिंग से लगा हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, ऑफ विच द एसएससी इज द ओनर. तो जो एसएससी है, जिसका असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं, वो उसी बिल्डिंग का ओनर होना चाहिए. मीन्स अगर वो ओनर है और वो उसका ही बिल्डिंग है तभी जा कर के वो उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा. जैसे मान लो मैं एक मकान में रहता हूँ लेकिन वो मकान मेरा नहीं है, किराए का मकान है, तो क्या उस मकान से जो आय हो रही है, उसकी इनकम जो भी हो रही है, वो मेरे इनकम में ऐड होगी? तो जवाब है नहीं. क्यों नहीं? बिकॉज आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट हाउस. एंड थर्ड वन इज द हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ एसएससीज बिजनेस और प्रोफेशन. और वो जो हाउस है जिसका असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं, वो एसएससी के द्वारा बिजनेस या प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि अगर ये यूज होता होगा तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शामिल नहीं किया जाता है, वो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर में चला जाता है. तो यहाँ पर सिंपल सा बात ये कह रहा है कि उसी हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाएगा जिस हाउस प्रॉपर्टी का एसएससी मालिक है, एसएससी ओनर है, बिल्डिंग का एसएससी ओनर है, और उस हाउस प्रॉपर्टी में एसएससी के द्वारा बिजनेस या प्रोफेशन कैरी नहीं किया जा रहा है, तभी उस हाउस का मूल्यांकन किया जाएगा. अंडरस्टूड? चलिए आगे इसमें एक छोटा सा चीज़ है कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ चार्ज. कोई भी जब हम लोग इनकम टैक्स का हेड देखते हैं तो हम लोग देखते हैं उसमें व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ चार्ज. तो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी में द बेसिस ऑफ चार्ज इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस. द बेसिस ऑफ चार्ज इज द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. मीन्स हम लोगों को यहाँ पर एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा सबसे पहले हाउस पे, क्योंकि एनुअल वैल्यू को ही आधार बना करके हाउस प्रॉपर्टी पे कितना इनकम हुआ है, कितना टैक्सेबल होगा, वो कैलकुलेट किया जाता है. और बार बार जब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी बोल रहे हैं तो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स. For the purpose of computing income from house property can be categorized into two parts. One is let out and second one is self occupied. Let out का मतलब किराए पे दिया गया मकान, और सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब अपने लिए रहने के लिए यूज़ किया जा रहा है उस मकान को अगर, तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड कहलाता है. तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यूएशन या कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस एंड हाउ टू कैलकुलेट एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस. दोनों का तरीका हम लोग को देखना है. सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेट आउट वाला पोर्शन, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा हम लोगों को काम करना पड़ेगा. सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला एज़ कम्पेयर टू लेट आउट जो है वो थोड़ा सा इजी पड़ता है, उसमें एनुअल वैल्यू नील हो जाता है. ठीक है, बात समझ में आ गया? तो यहाँ तक को अगर हम लोग जल्दी से देख रहे तो क्या बोल रहा है
कि बिल्डिंग का या हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ऐसा कोई भी बिल्डिंग या ऐसी कोई भी ज़मीन जो उस बिल्डिंग से सटी हुई हो और उसका मालिक कौन है, एसएससी है, और एसएससी जो है उस बिल्डिंग में बिजनेस और प्रोफेशन अपना कैरी नहीं करता है, तब वो हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा और उस हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाएगा अंडर दिस हेड। यहाँ पर बेसिस ऑफ चार्ज क्या होता है, तो एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। ठीक है। और हाउस प्रॉपर्टी कितने तरह के होते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, इनकम फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे आर ऑफ 2 टाइप्स, लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेट आउट। लेट आउट का मतलब हो गया किराए पे चढ़ाया गया मकान, जिसे आपने किराए पे दे दिया है। ठीक है। तो आपने किराए पे जो दिया तो उस किराए से आपको कुछ इनकम प्राप्त हो रहा है, तो वो जो किराए से आय आपको प्राप्त हो रहा है या इनकम प्राप्त हो रहा है वही टैक्सेबल होगा आपको अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, उसमें कुछ वैल्यूएशंस करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेगा आपको, कुछ छूट भी आपको मिलेगा, तब जा कर के आपका टैक्सेबल अमाउंट जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है। उसमें भी बहुत सारा सिचुएशन मिलता है कि हो सकता है आपने मकान पे पूरे साल भर किराया लगाया हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि 10 महीना किराया लगा, 2 महीना क्या है खाली रह गया हो, कभी कभी ऐसा भी होता है। या मान लो कभी ऐसा होता है कि आधे मकान में आप खुद रहते हो, आधे मकान में आपने क्या किया हो, किराया लगा दिया हो। फिर कभी ऐसा भी होता है कि आपने किराया तो लगाया है लेकिन किराएदार जो है उसने आपको किराया नहीं दिया है, ये भी सिचुएशन होता है। अनरियलाइज्ड रेंट का भी होता है सिचुएशन कि हम तो लगा दिए किराया लेकिन किराएदार जो है हमको किराया अभी तक दिया ही नहीं, बल्कि चला गया छोड़ करके, मकान देने से पहले ही चला गया। तो बहुत सारा सिचुएशन आपको मिल सकता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे एक एक सिचुएशंस देखने के लिए यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग आप शुरू करते हैं बिल्डिंग लेट आउट। मीन्स अभी हम लोग कौन सा वाला देख रहे हैं, लेट आउट वाला देख रहे हैं केवल। हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड जो है वो हम लोग इसके बाद में देखेंगे। तो लेट आउट बिल्डिंग आप जब भी करेंगे तो वहाँ पर आपका सबसे पहला काम होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना या कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहला काम आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 तरह का सिचुएशन मिल सकता है। पहला सिचुएशन कि जब स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ ना हो। अभी ये स्टैंडर्ड रेंट क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको। पहला सिचुएशन है कि व्हेन स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन, और दूसरा सिचुएशन है व्हेन स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी है ग्रॉस एनुअल वैल्यू से संबंधित जो कि आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहला है यहाँ पर म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज दैट वैल्यू विच इज डिटरमाइंड बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ दैट एरिया। जहाँ पर भी आपका मकान स्थित है वहाँ वो जिस म्यूनिसिपल एरिया में आता है वहाँ का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपके मकान का मूल्यांकन करती है और उसी वैल्यू पे, म्यूनिसिपल वैल्यू पे ही वो आपसे म्यूनिसिपल टैक्सेस, हाउस टैक्सेस कैलकुलेट करती है। आप लोग को मालूम होगा कि आप अपने मकान का होल्डिंग टैक्स देते होंगे होल्डिंग टैक्स। तो होल्डिंग टैक्स जो देते हैं वो एक सर्टेन परसेंटेज होता है और वो कैलकुलेट किया जाता है म्यूनिसिपल वैल्यू पे। तो म्यूनिसिपल वैल्यू क्या आप फिक्स करते हैं? नहीं, जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी है, जो नगर निगम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आकर के हमारे मकान को मापती है, देखती है कितना में बना हुआ है, कितना में नहीं बना हुआ है, 1 फ्लोर का है या 2 फ्लोर का है, और उसी के हिसाब से वो अपना वैल्यूएशन करती है और उस पर वो टैक्स आपसे लेती है, जिसको आप लोग आम बोलचाल की भाषा में होल्डिंग टैक्स कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो वो हो गया म्यूनिसिपल वैल्यू मीन्स डिटरमाइंड बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़
फॉर फिक्सिंग म्यूनिसिपल टैक्सेस, ये हो गया। दूसरा है फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब होता है वह किराया जो उस तरह के लोकेलिटी में जनरली मिल जाता है, ये हो गया फेयर रेंट। मीन्स मान लो आपका एक मकान है, आपके बगल में भी मकान है, उस एरिया में और भी सारे मकान हैं, तो उस एरिया में जो नॉर्मल किराया का दर है, वो नॉर्मल किराया का दर ही क्या कहलाता है, फेयर रेंट। जैसे मान लो आप किसी पॉश इलाके में अगर मकान किराए पे लेते हो, तो अगर आप किसी हाई सोसाइटी में मकान किराए पे लेते हो, किसी पॉश इलाके में मकान का किराया लेते हो, तो वहाँ का किराया आपको थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूर हट करके किराया लेते हो, जहाँ पर उतने लोग अभी नहीं हैं, उतने सारी सुविधाएं नहीं हैं, तो वहाँ पे मकान का किराया क्या होता है, थोड़ा कम होता है। तो फेयर रेंट जो है वो एरिया बाय एरिया डिफ़र करता है। ये डिपेंड करता है कि आपके अगल बगल के मोहल्ले या आपके अगल बगल की जगह में क्या किराया का रेट है, वही आपका भी किराया माना जाएगा, दैट इज़ फेयर रेंट। एक्चुअल रेंट तो नाम से ही मालूम चल जा रहा है। एक्चुअल रेंट का मतलब वह किराया जितना आपको वास्तविक रूप से प्राप्त हुआ है मकान को किराया लगाने से, दैट इज़ योर एक्चुअल रेंट। जैसे मान लो आपने किराया लगाया 8,000 रुपये पर मंथ, तो 8,000 रुपये पर मंथ आपने किराया लगाया, तो 8,000 इंटू 12 96,000 हो गया। तो वो 96,000 जो है वो आपका एक्चुअल रेंट हुआ। अब एक यहाँ पर और फिगर है स्टैंडर्ड रेंट। अभी व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? तो स्टैंडर्ड रेंट जो है वो रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया है कि इतना किराया जो है वो इसका इस तरह के प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड किराया है, इससे ज़्यादा आप नहीं, वैल्यूएशन नहीं होगा। फेयर रेंट भी बेसिकली नहीं होता है, हो भी सकता है, लेकिन वो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो स्टैंडर्ड रेट से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब कंफ्यूज आपको ये नहीं करना है कि एक्चुअल रेंट क्या स्टैंडर्ड रेट से ज़्यादा नहीं होगा, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट होता है वो स्टैंडर्ड रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट को बस आप इतना ही समझिए कि स्टैंडर्ड रेंट इज ए रेंट विच इज़ फिक्स्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट बाय द स्टेट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे हाउ टू कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दो सिचुएशन आपको मिल सकते हैं। पहला सिचुएशन तो यह है कि जब आपको स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया गया हो, और दूसरा सिचुएशन यह है कि जब आपको स्टैंडर्ड रेंट दिया गया हो। तो जब स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया गया होगा तब आपको ये तीनों दिए गए होंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट या एक्चुअल रेंट। तो रूल बोलता है कि जब स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ हो तो इन तीनों में जो हायर होगा, तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वही आपका क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जैसे मान लीजिए म्यूनिसिपल वैल्यू जो है वो है 1 लाख रुपया, फेयर रेंट जो है वो है 1,20,000 रुपया, और एक्चुअल रेंट जो है वो 1,30,000 रुपया। तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 31। तो ये हो गया आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, 1,30,000। ठीक है, ईजी है, नहीं दिया हुआ है तो ईजी है, आपको जो सबसे बड़ा फिगर है उसी को ले लेना है। अभी मान लो वहाँ पर फेयर रेंट नहीं दिया हुआ, म्यूनिसिपल वैल्यू है और एक्चुअल रेंट है, दो ही आइटम है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वही आपका मकान का मूल्य माना जाए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि व्हेन स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन, जब स्टैंडर्ड रेंट जो है वो दिया गया है। तो स्टैंडर्ड रेंट अगर दिया गया है तो उस केस में देख लीजिए क्या है, चारों आइटम को आप सेट करेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। इसका जो सीरियल है ये यही होना चाहिए, अगर ऊपर नीचे आपने कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ। ठीक है,
तो आपको सबसे पहले रखना है फेयर म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, मीन्स द फर्स्ट कंपैरिजन विल बी बिटवीन म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। तो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा, हायर विल बी एक्सपेक्टेड रेंट। ये आपको क्या निकल जाएगा, ये एक्सपेक्टेड रेंट निकल जाएगा। नाउ दिस एक्सपेक्टेड रेंट विल बी कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड रेंट। अब आपने जो एक्सपेक्टेड रेंट निकाला उसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। तो रूल बोलता है कि एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो स्टैंडर्ड रेंट से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस केस में इन दोनों के बीच का जो लोअर होगा, लोअर विल बी न्यू एक्सपेक्टेड रेंट। अब जो आपने न्यू एक्सपेक्टेड रेंट निकाला ये आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। तो एक्चुअल रेंट से जब आप उसको कंपेयर करेंगे तो अब इसमें हम लोग लेंगे हायर। तो जो हायर होगा वही आपका क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इस तरह से आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर मान लीजिए आपको एनुअल वैल्यू भी निकालने के लिए कहा गया है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एज कंप्यूटेड अबव, ये हम लोग वर्किंग में करके निकाल चुके होंगे। ये फिगर आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। ध्यान रखिएगा, पेड बाय ओनर, ये माइनस हो जाएगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद जो फिगर आता है वही होता है क्या, एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा समझने में। अभी एक सवाल बनाएंगे तो आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में हायर लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट चला आएगा। अब एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में लोअर लेंगे तो न्यू एक्सपेक्टेड रेंट चला आएगा। अब न्यू एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, तो हायर को लेंगे हम लोग, जो कि हमारा क्या निकल जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये 4 फिगर रहेगा। तो आपको याद रखना है हायर, लोअर, हायर, हायर, लोअर, हायर। इस तरह से आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक चले आएंगे। एक एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग, बुक में भी ये मिल जाएगा आपको। जिससे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल जब बनाते हैं तो हम लोग लेते हैं when standard rent is not given। मैंने क्या माना कि स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ नहीं है। तो नहीं दिया हुआ है तो क्या रहेगा भाई, म्यूनिसिपल वैल्यू रहेगा, फेयर रेंट रहेगा और एक्चुअल रेंट रहेगा। तो मान लीजिए म्यूनिसिपल वैल्यू है 30,000, फेयर रेंट है 32,000 और ये है 36,000। लेट इट बी। तो जब स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है तो इन तीनों में क्या लेंगे हम लोग, जो हायर होगा, हायर विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हम लोग लिख देंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू 36,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू मान लीजिए 49,000 है, एक्चुअल रेंट जो दिया हुआ है 73,000 दिया, सॉरी फेयर रेंट दिया हुआ है 73,000 और एक्चुअल रेंट जो है वो 64,000 है। तो तीनों में जो बड़ा है तो 49, 73, 64, तो बड़ा कौन है, 73,000। तो यही हमारा क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं when स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन। जब स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है तो आइए बनाते हैं हम लोग म्यूनिसिपल वैल्यू। ये सीरियल याद रखना होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, उसके बाद एक्चुअल रेंट। तो मान लो म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है आपको 30,000 रुपये, ये है 36,000,
ये फिर से मान लो 30,000 है और ये मान लो दिया हुआ है 40,000। तब आपको कैसे कंपेयर करना है आप उसको देख लीजिए। आपको सबसे पहले कंपेयर करना है म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को। इसमें आप हायर लेंगे तो हायर कितना है 36,000, लेकिन बोलता है कि ये जो एक्सपेक्टेड रेंट आपने निकाला ये किसी भी कीमत में स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, लोअर को लेंगे। तो लोअर क्या हो गया 36,000 या 30,000, तो 30,000 लोअर हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे न्यू एक्सपेक्टेड रेंट को हमारे एक्चुअल रेंट से। तो 30,000 को कंपेयर कर रहे किससे 40,000 से, तो इसमें अब हम लोग क्या लेंगे, हायर लेंगे 40,000। तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया कितना 40,000। ये हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारा मकान जो है पूरे साल भर किराया लगा रहा और किसी भी साल पिछले साल में एक दिन भी वो मकान या एक महीना भी वो मकान खाली नहीं रहा, तब ये रूल अप्लाई होता है। अगर मान लो कुछ वैकेंसी पीरियड है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी है, हमारा कुछ दिनों तक मकान खाली रह गया है, उस केस में ये रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। जब मैं उस टॉपिक में पहुंचूंगा तब आपको वहाँ पर वो बात बताया जाएगा। तो अभी हम लोगों ने सीखा है क्या, ग्रॉस एनुअल कैलकुलेट करना जब स्टैंडर्ड रेंट दिया गया हो तो, और जब स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया गया हो तो। यहाँ तक क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बुक में आप जो बुक आप लोगों को बताया गया है उस बुक में भी आप जा करके अपने कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन के लिए, आप उसको वहाँ से भी बनाएंगे तो आपको और कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब। तो अभी मैं आपको कुछ बता रहा था कि आप जो एनुअल वैल्यू निकाल रहे हैं मकान का, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा साल भर किराया लगा रहे। हो सकता है कुछ दिन लगा हो, कुछ दिन खाली रह गया हो, या कुछ दिन का पैसा मिला हो, कुछ दिन का पैसा नहीं मिला हो, ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है। तो वो डिफरेंट सिचुएशंस क्या है जिस केस में आपको एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो सिचुएशंस है ये हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक ही बार में मैं सारा बात बताऊंगा तो आपको कुछ बर्डन सा लगने लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लेंथ को ज़्यादा ना करते हुए पहला वीडियो जो है वो हम लोग केवल इंट्रोडक्शन और कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक ही सीमित रखते हैं। उसके बाद दूसरा वीडियो जो आएगा हमारा, उसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में एनुअल वैल्यू लेट आउट हाउस का किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, चलिए, तो वो दोनों वीडियो एक साथ ही आ जाएगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि केवल इंट्रोडक्शन से आपका काम होने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, जिसमें हम लोग डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे एनुअल वैल्यू का। इसके लिए इतना ही।